Welcome all the students in next session of current electricity. पिछले क्लास में हमने सर्किट डायग्राम बताया और उस सर्किट डायग्राम में वोल्ट मीटर, एमीटर, रियोस्टेट, की, बैटरी, इन सारे सर्किट डायग्राम के कंपोनेंट को दिखाया है। आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो ऐसा कोई बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन न पूछा गया हो, एंड दिस टॉपिक इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आज हम डिस्कस करेंगे। है तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल भी है। देखिए, आप आगे पढ़ेंगे, जैसे सपोज कीजिए ये एक रेसिस्टर है और ये रेसिस्टर के दो टर्मिनल हैं। इस दोनों टर्मिनल, तो इसका एक रेसिस्टेंस होगा, तो रेसिस्टेंस इसके जस्ट बाद है, हम बताएंगे रेसिस्टेंस को भी। लेकिन यदि हम इस वायर के टेम्परेचर को चेंज कर देते हैं, जैसे ही हम इस वायर के टेम्परेचर को फर्स्ट क्लास में बताए थे, ये एक कंडक्टिंग वायर है, फिगर में वैसे दिखाते हैं, और इस कंडक्टिंग वायर को हम एक बैटरी से जोड़ दिए, एक सेल से जोड़ दिए। ये प्लस है और ये माइनस है, ये पहले क्लास में बताए थे। सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में आ गए और करंट फ्लो हुआ। लेकिन यदि हम इसी बैटरी से, ये बैटरी क्या है, ये सेल क्या है, ये आप जानते हैं क्लास 7 से ही, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करता है, तो एनर्जी दे रहा है और हमारा करंट मिलना शुरू हो गया। अगर हम यहां पर एक लगा ले मिली एमीटर, एमीटर, माइक्रो एमीटर, जो सुटेबल होगा हमारे लिए, वो हम लगा लें तो करंट मेजर कर सकते हैं। लेकिन अब इसी में यदि हम इसको गर्म करना शुरू कर दें, ये सारा सिस्टम लागू हो रहा है, और गर्म करना शुरू कर दें, आप देखेंगे कि करंट, जो ये इंस्ट्रूमेंट जो हमारा है करंट मेजर करने का, जो मिली एमीटर, ये देखिएगा जो पहले जो शो कर रहा था उससे कम शो करने लगेगा। क्या बैटरी बदल गया? नहीं, बैटरी नहीं बदला। क्या कंडक्टर बदल गया? कंडक्टर भी वही है। क्या इसकी लंबाई बदल गई? नहीं, वो भी सब ऑल कंडीशंस आर आइडेंटिकल। लेकिन चेंज क्या हुआ? अब हम उसको गर्म कर रहे हैं। जैसे ही गर्म किए, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, और जैसे ही गर्म होगा, ये एनर्जी भी इसको मिला। अब ये एनर्जी क्या करेगा? या बैटरी, तो यह प्लस और ये माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक सर्टेन डायरेक्शन में होगा, लेकिन ये रैंडम डायरेक्शन में ये गर्म होगा जब, तो ये इलेक्ट्रॉन अब अपने डायरेक्शन से कुछ डाइवर्ट हो जाएगा, ये एनर्जी गेन करके। तो नेट मोशन पहले जो ज्यादा था, अब उसके कंपैरेटिवली नेट मोशन कम हो जाएगा, और जैसे ही फ्लो, रेट ऑफ फ्लो कम हुआ, करंट का वैल्यू भी कम हो जाएगा। इसलिए आप कहेंगे ओम्स लॉ में सब क्या क्यों बता रहे हैं? क्योंकि एक टर्म हम बताएंगे, इफ टेम्परेचर ऑफ ए रेसिस्टर। कुछ फीडबैक में कुछ स्टूडेंट हमसे पूछे कि अगर हम सेमीकंडक्टर का यूज कर ले तो क्या ओम्स लॉ लागू होगा? ओम्स लॉ के स्टेटमेंट में है, इट इज ओनली वैलिड इन केस ऑफ कंडक्टर। फिर भी हम आपको फिर बताएंगे क्यों ऐसा हुआ। लेकिन अभी आप देखिए कि ये बात क्यों बताया गया। ओम्स लॉ में पहला लाइन है, इफ टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर रिमेन्स द सेम। मतलब टेम्परेचर का इफेक्ट अगर होता है तो फिर करंट बदल जाएगा, और करंट बदल जाएगा तो फिर हम ओम्स लॉ को प्रूफ नहीं कर पाएंगे। इसलिए ओम्स लॉ तभी वैलिड है जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो।
इसलिए अब हम कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब हम अब ये आप ओम्स लॉ के लिए जब आप लैब में काम करेंगे लॉकडाउन के बाद, तो ओम्स लॉ एपरेटस अभी आप देखिए ये वोल्ट मीटर है, ये कंपोनेंट है, लेकिन इस बोर्ड के अंदर ऐसे वोल्ट मीटर को लगाया गया है, ये वोल्ट मीटर है। ये वोल्ट मीटर इस रेसिस्टर के ठीक पैरेलल है और यहां एक मिली एमीटर है, जो मिली एमीटर आपको अलग से दिखाए हैं। तो ये कॉम्पैक्ट ओम्स लॉ एपरेटस है। ओम्स लॉ एपरेटस एक वोल्ट मीटर है, एक मिली एमीटर है और यहां पर एक बैटरी है। बैटरी का ये प्लस है और ये माइनस है। यहां पर भी आप देखेंगे इस बैटरी का ये प्लस और माइनस है। यहां से एक वायर लगाकर इसमें लगा देते हैं तो इस तरह से बैटरी कनेक्ट हो गया। और यहां पर एक रेसिस्टर है, इस रेसिस्टर को हम यहां पर लगाते हैं और ये रियोस्टेट है। देखिए ये रियोस्टेट है। हम इस रियोस्टेट को नॉब को अगर हम रोटेट करते हैं तो रियोस्टेट हमारा काम करेगा। इस तरह से जब हम सारे सर्किट में बैटरी से इसको कनेक्ट करते हैं, इस दोनों के बीच एक रेसिस्टर लगाते हैं और स्विच ऑन करते हैं, तो हम यहां पर 1 वोल्ट सपोज कीजिए 0.5 वोल्ट दिए। जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं करंट भी बढ़ता है। इन दोनों से हम देख सकते हैं, वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे, मिली एमीटर से करंट मेजर करेंगे और हम रेगुलर डिफरेंस वोल्टेज का देंगे। जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे करंट भी उसी रेशियो में बढ़ेगा। तो ओम्स लॉ क्या हो गया, यदि इस कंडक्टर का, यदि इस रेसिस्टर का टेम्परेचर सेम हो तो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। यही तो ओम्स लॉ स्टेटमेंट है। If temperature of a resistor remains the same, then potential difference between the ends of a resistor is directly proportional to current flowing through it. हमारे पीडीएफ में स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ेंगे, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। सर कैसे समझ जाए? एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट जब किए तो ग्राफ प्लॉट किए, सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं एक्स और वाई पर, इधर वोल्टेज किए, इधर करंट किए। ये ओरिजिन है, मान लेते हैं कि ये 1 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है। ज्यादा पोटेंशियल लेना ठीक नहीं अगर है तो हाई पोटेंशियल पर हो सकता है कि टेम्परेचर ज्यादा हो जाए, तो हम 0.5, 1, 1.5, 2 वोल्ट तक दिए। करंट मिला हमको, सपोज करते हैं हमारा जो ये मिली एमीटर है वो 500 तक है, तो मान लेते हैं यहां पर हमको मिला, सपोज करते हैं 50 मिली एम्पियर। ये वोल्ट में है 100 मिली एम्पियर, 150 मिली एम्पियर, 200 मिली एम्पियर। तो बताइए 0.5, 50 एक पॉइंट मिला, 100 एक पॉइंट मिला, 1.5, 150 दूसरा, ये तीसरा। इस तरह से हमको एक स्ट्रेट लाइन मिला पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। अब देखिए अगर हम कहें बताइए तो सर इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो 0.5 माइनस 0 इक्वल टू 0.5। तो करंट कितना मिला, 50 मिली एम्पियर। इसको मैं एम्पियर में चेंज कर ले तो 50 इंटू 10⁻³ एम्पियर होता है, ये वोल्ट है। तो बताइए तो डेल वी और आई, तो डेल वी और आई का रेशियो क्या होगा, डेल वी और आई का, तो डेल वी बाई आई 0.5/50 इंटू 10⁻³ तो ये 0.5 तो 5 इंटू 10⁻³ बाई 500।
0.5, तो ये 2 0 कैंसिल हो गया और ये 5 और 5 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 10, और ये रेशियो 10 है, ये ओम कहलाएगा। तो इस तरह से आप दूसरा कभी देख लीजिए, ये डिफरेंस कितना, ये भी 50, ये डिफरेंस कितना 0.5, ये डिफरेंस भी 50, ये डिफरेंस 0.5। सो व्हाटएवर बी द डिफरेंस, हमारा करंट का मैग्नीट्यूड सेम है। आप 1.5 से 2 में जाइए, 150 से 200 में जाइए, सो व्हाटएवर बी द पोटेंशियल डिफरेंस, if potential difference remains the same, then whatever be the scale, you get same current। तो इस तरह से हम देखें कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रिलेशन प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यदि कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। V और I के बीच ग्राफ प्लॉट किए और ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, तो हम क्या कहेंगे कि ओम्स लॉ वेरीफाई है, ओम्स लॉ वेरीफाइड हुआ। तो बताइए कि जब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा तो हम इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे। अक्सर हम K कहते हैं, लेकिन यहां R कहते हैं, क्योंकि रेसिस्टेंस शब्द है इसलिए R से, तो R इंटू I ज्यादा बेटर होता है, वो IR कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, V इक्वल टू I इंटू R। बहुत सिंपल सा रिलेशन मिला, बहुत सा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लेकिन सिंपल सा फॉर्मूला है V इक्वल टू I इंटू R। देखिए अब बात उठेगी कि सब R क्या है, तो R कांस्टेंट है। क्यों कह रहे हैं कांस्टेंट, क्योंकि प्रोपोर्शनल को हटाकर हम लगाए हैं तो कांस्टेंट ही बोलेंगे। लेकिन ये कांस्टेंट जब बोल दिए तो कांस्टेंट मेंटेन रहना चाहिए। ये मेंटेन कब रहेगा, जब इसके फिजिकल कंडीशन को हम बताएंगे, फैक्टर्स और व्हिच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, हम नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे। लेकिन R कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रहे, तो इस ओम्स लॉ में हम एक रेजिस्टर लिए, दूसरा तो लेंगे नहीं, तो कोई फैक्टर का काम नहीं है। हम लोग एक बार लगाए एक रीडिंग के लिए, अब दूसरा वायर ले लेंगे दूसरे रीडिंग, ऐसा नहीं होता है। एक वायर लेकर हम काम किए, लेकिन टेम्परेचर तो हमारे हाथ में है, हम उसी वायर का टेम्परेचर बढ़ा दें तो ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। इसलिए ओम्स लॉ के वैलिडिटी के लिए निश्चित रूप से हम कहेंगे कि ये R कांस्टेंट रहे टेम्परेचर के कांस्टेंट होने के कारण, तो V इक्वल टू IR हुआ। अब एक शब्द आया R ये कांस्टेंट कॉल्ड रेसिस्टेंस। अब हम लोग ओम्स लॉ समझ गए होंगे, तो रेसिस्टेंस इसी से रिलेटेड आया। तो ये रेसिस्टेंस क्या है, अब हम लोग रेसिस्टेंस को जानेंगे। पहले तो इसके फिजिकल मीनिंग को समझे। सिंबल है इसका R, कैपिटल R से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यदि हम इसके नाम पढ़ा रेसिस्टेंस, तो रेसिस्ट का मतलब ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब अपोज। किसका अपोज करेगा, करंट का। जैसे फ्रिक्शन है, बॉडी के मोशन का अपोज करता है, उसी तरह रेसिस्टेंस किसका अपोज करेगा, करंट का। क्योंकि हम बताए आपको कि ये करंट, ये जो कंडक्टर है, हम बार बार इस बात को बताना चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन का है, तो कोई ऐसा पाथ तो इसको मिलेगा नहीं जहां पे कोई फ्रीडम है इसको, कि इसको कोई रोकने वाला है नहीं। इसलिए इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है। वो पॉजिटिव चार्ज का मास हम पहले क्लास से बताए थे 10,000 टाइम्स नियरली बड़ा होता है मास। उस इलेक्ट्रॉन का सामना, इस इलेक्ट्रॉन को उस पॉजिटिव चार्ज का सामना करना पड़ेगा, रुकावट होगी, और जब रुकावट होगी दैट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। कहोगे कि सर व्हाई सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर, तो क्योंकि सिल्वर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये n स्मॉल n लिखे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैपिटल N पर यूनिट वॉल्यूम सबसे ज्यादा है सिल्वर में। जब सिल्वर में सबसे ज्यादा होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो वह मिलकर उस अपोज करने वाले पॉजिटिव चार्ज से टकराएगा और मैक्सिमम ऑब्स्ट्रक्शन न होकर मिनिमम ऑब्स्ट्रक्शन होगा, और जब ऑब्स्ट्रक्शन मिनिमम होगा तो करंट का फ्लो भी ज्यादा होगा। इस तरह से रेसिस्टेंस क्या होगा,
जो करंट को रेसिस्ट करे, ऑब्स्ट्रक्ट करे। तो हम सिंपल सा ओम्स लॉ का यूज करते हैं, V इक्वल टू आई आर, देयरफॉर R इक्वल टू V बाई आई, R इक्वल टू V बाई आई। तो अब यदि हम V को 1 वोल्ट कर दें, I को 1 एम्पियर कर दें, तो R भी 1 हो जाएगा और ये 1 वोल्ट है। मतलब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में यदि उस कंडक्टर में 1 एम्पियर करंट फ्लो होता है तो रेसिस्टेंस क्या होगा, 1 ओम होगा। बस एक छोटा सा टॉपिक आप जानेंगे, 2-3 मिनट और आप देखेंगे कि फैक्टर्स ऑन व्हिच रेसिस्टेंस, अब बताए आपको 2-3 मिनट देख लीजिए कि रेसिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा। तो रेसिस्टेंस ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि अगर लेंथ ज्यादा होगा तो रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन करना पड़ेगा। और फिर देखा गया कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया नहीं है ये, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, थिक वायर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, थिन वायर है, एरिया ऑफ कम होगा। इस तरह से 2 फैक्टर पर डिपेंड, एक फैक्टर को टेम्परेचर है ही, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये जो आपको फॉर्मूला मिलेगा उसमें 2 फैक्टर हम क्लास 10 के लिए अभी बताएंगे आपको कि रेसिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड करेगा डायरेक्टली और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर इनवर्सली। यदि हम इस दोनों को मिला दें तो क्या होगा, L बाई A होगा। और जब इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट देते हैं, नाइट्रोमीटर में इसको रो कहते हैं, रेसिस्टिविटी L बाई A। तो फॉर्मूला क्या हो गया, R equal to rho L by A, where rho is a constant called resistivity। सिंपल सा है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा किसका होगा, थिक वायर का। अब कॉपर वायर लेते हैं, सिल्वर वायर लेते हैं। सिल्वर वायर एक मोटा वायर, थिक वायर लेते हैं, थिन वायर लेते हैं, सेम लेंथ है। तो थिक वायर का रेसिस्टेंस ये ज्यादा तो ये कम, बेटर होगा कंडक्टर। तो अगर सिल्वर ही है तो सिल्वर के रेसिस्टेंस को हम बदल सकते हैं। अगर वो थिक वायर है, एक ही सिल्वर का वायर है, एक थिक वायर है, एक थिन वायर है, ये थिन वायर है और ये थिक वायर है, ये थिक वायर है, ये दोनों सिल्वर का ही है, सिल्वर लिखे हैं। ये थिन है और ये थिक है, बताइए किसका रेसिस्टेंस कम होगा। अगर हम इसको R1 कहें, इसको R2 कहें, ये थिक है तो R2 इज लेस देन R1 और ये कंडक्टर बेस्ट कंडक्टर कहलाएगा। इस तरह से अगर लंबाई को बढ़ा दें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम घटा दें, तो ये सब फैक्टर पर डिपेंड करेगा। प्रॉब्लम में दिया रहेगा, हम निकाल सकते हैं। आप देखेंगे प्रॉब्लम में कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम पाई आर स्क्वायर भी कहते हैं। और अगर हम डी वैल्यू से डायरेक्ट काम करें तो आर इक्वल टू क्या होता है, डी बाई 2 का स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से अगर हम फॉर्मूला दें आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए के लिए पाई आर स्क्वायर लिखिए, या पाई डी बाई 2 का होल स्क्वायर लिखिए, तो क्या फॉर्मूला हो गया, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4 रो एल बाई पाई डी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हुआ, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आप एल डी मालूम हो, रो मालूम हो, आर निकाल सकते हैं। 1, 2, 3 और 4, इससे 4 प्रॉब्लम बन जाएगा। अगर आपको रो मालूम है, एल मालूम है, डी मालूम है, आर निकाल लीजिएगा। इसमें 3 वैल्यू अगर दिया है, चौथा हम निकाल लेंगे। ये रेसिस्टिविटी है। अब हम रेसिस्टिविटी पर काम करेंगे। रेसिस्टिविटी क्या होता है, तो यदि हम कहें कि रेसिस्टिविटी, ध्यान देना है, अभी हम सिल्वर वायर लिए, सिल्वर वायर किस पर डिपेंड किया, लेंथ पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर। 2 सिल्वर वायर अलग अलग है, दोनों का रेसिस्टेंस अलग होगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उसका रेसिस्टिविटी कभी चेंज नहीं करेगा। एकदम याद रखेंगे, बोर्ड एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है। एक सिल्वर का वायर है, उसकी लंबाई को बदल देगा, एक मोटा एक थिक हो जाएगा, एक थिन हो जाएगा, कहेगा रेसिस्टिविटी क्या होगा दोनों का, तुरंत आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे और वो निकाल देंगे, देखिए अलग अलग हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, रेसिस्टिविटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ए टाइप ऑफ ए कंडक्टर। अगर हम कहें, सपोज कीजिए कि रो सिल्वर वायर है और ये सिल्वर का थिक वायर है, ये सिल्वर का, लेकिन सब सिल्वर ही है, ये सब सिल्वर है, एक थिक वायर है, एक थिन वायर है, एक लॉन्ग वायर है, लेकिन क्या इसका रेसिस्टिविटी चेंज होगा? नहीं सर, रेसिस्टिविटी कभी भी चेंज नहीं होगा। आप कहिएगा क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि ये नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है।
जो आप कहिएगा नेचर ऑफ मटेरियल क्या हो गया, आपके सिलेबस में नहीं है, क्लास 12th में के लिए है। रो इक्वल टू होता है, एक फॉर्मूला है m/n e² इंटू टाइम। ये एक फॉर्मूला है, हम अपने पीडीएफ में डाले नहीं। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कभी चेंज नहीं होगा। ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हम बताए थे अभी आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। सिल्वर में सबसे ज्यादा एमंग ऑल द कंडक्टर्स सिल्वर में सबसे ज्यादा एन है। सबसे ज्यादा एन होगा तो सबसे कम रो होगा, और सबसे कम रो है तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो होगा। रेसिस्टिविटी जिसकी अधिक उसका रेसिस्टेंस भी अधिक। तो इस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम के बढ़ जाने से रो घट जाएगा, और जब रो घट जाएगा तो आर भी घट जाएगा, और आर जब घट जाएगा तो बेस्ट कंडक्टर कहलाएगा। इसलिए रेसिस्टिविटी नंबर ऑफ नेचर पर डिपेंड करता है क्लास 10 में। लेकिन नेचर का क्या मीनिंग है कि अगर हम सिल्वर का कोई भी, कॉपर का कोई भी, एल्युमिनियम का कोई भी वायर ले लें, लेकिन क्या अगर एल्युमिनियम का वायर लेते हैं तो उसका स्ट्रक्चरल कंडीशन, उसका लैटिस कंडीशन, उसका इंटरमोलिकुलर अरेंजमेंट क्या कभी चेंज करेगा? नहीं चेंज करेगा। इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब हुआ नेचर ऑफ मटेरियल। थैंक यू।